आज का यह वीडियो लेक्चर कक्षा 10 के भूगोल की पाठ्य पुस्तक पाठ 2 और 3 पे आधारित होगा। देखिए, इसके पहले आपने पाठ 1 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लिए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, और जहां पे जरूरी था वहां पर हमने पिक्चर के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन किया था, वेल एक्सप्लेन किया था। तो इस चीजों को आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एनसीईआरटी नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पे आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी के वो सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये जो पीडीएफ हमने बना रखी है इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट करिएगा, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लेंगे हम, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। बट इसकी कंडीशन है कि आप लोग कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तभी इस चीज की पीडीएफ आपको हम दे पाएंगे। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ चुके हैं, वेल एक्सप्लेन हमने कर दिया है। चलिए आज हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, सीधा आते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर पे, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न भी रखा है, जैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे हमने रखा है। तो वास्तव में आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दीज थिंग्स वी हैव रेड। हाँ, यहाँ पे पार्ट 2 है, पार्ट 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो हम आज इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा देश भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। क्या है? जैव विविधता के मामले में सबसे ज्यादा अपना देश है। पूरे विश्व की बात की जा रही है। देखिए, जैव विविधता को क्या कहा जाता है? बायोडायवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जैव विविधता जिसे कहते हैं विविधता में एकता। यहां विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग में 8% कितना है? 16 लाख के बराबर है, पाई जाती हैं। तो यहां पर 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश, तो आप भारत कह सकते हैं। यहां पर विश्व की सारी जितनी भी उपजातियां उनकी कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? लगभग 8%, जो कि लाख में पूछा जाएगा तो 16 लाख हो जाएगा। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात तथा 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। अब देखिए, प्रश्न यहां पर बहुत अच्छा ये बन सकता है एग्जाम के अकॉर्डिंग कि भारत में कितने प्रतिशत वन्य वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? कितना है? 10%। और स्तनधारियों की संख्या पूछा जाए लुप्त होने का प्रतिशत, ये 20% है, ठीक। 10 वनस्पति और उसका 2 गुना 20 स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। अब यहां पे आगे लुप्त होने के कगार वाली उपजातियां कौन सी हैं, इसको हम यहां पे देखते हैं। जैसे बताया गया, गुलाबी सिर वाली बतख। कौन सी बतख? गुलाबी सिर वाली, पिंक हेड वाली। पहाड़ी कोयल, कुक्कू, आप जानते हैं ना, कोयल की आवाज बहुत ही मीठी होती है। जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इनसिग्निस। महुआ की जंगली प्रजाति है। क्या है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे? मधुका इनसिग्निस, ये एक प्रजाति है किसकी? महुआ, जंगली महुआ की एक प्रजाति है। उसके बाद है हुबर्डिया हेप्टा न्यूरोन, ये घास की एक प्रजाति है। आगे है संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ। देखिए, ये IUCN का फुल फॉर्म है, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म यहां पे हमने दे दिया है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो IUCN ये आपका हिंदी में होगा संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे ऑफ नेचर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ सामान्य जातियां। सामान्य जातियां क्या होती हैं? वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के सामान्य मानी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य जातियां कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। जैसे में आप देखिए, पशु, साल, चीड़, कृंतक, कृंतक को रोडेंट्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं। तो संकटग्रस्त जातियां वे हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बराबर बना हुआ है, ठीक है। लुप्त होने का मतलब ये गायब होती चली जा रही है। जैसे आपका यहां भारतीय जंगली गधा, काला हिरण, मगरमच्छ, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर,
संगाई, संगाई को मणिपुरी हिरण भी कहा जाता है। तो ये सारे आपके क्या हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं। देखिए प्रश्न आपको पता है कैसे पूछा जाता है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सी जातियां लुप्त होने के कगार पे हैं। तो लुप्त होने की कगार वाली कुछ दे दिया जाएगा, कुछ दे दिया जाएगा जो लुप्त होने के कगार पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है सुभोध्य, सुभेद, सुभेद जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है उन्हें सुभेद जाति कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा डेफिनेशन है, प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि ऐसी जातियां जिनकी संख्या घट रही है उन्हें कहते हैं। तो आपका प्रश्न दे सकता है संकटग्रस्त जातियां, शुभेद जातियां, लुप्त जातियां, ऐसे करके आपका प्रश्न का ऑप्शन बनता है। अब देखिए यहां पे सुभेद जातियां कौन सी हैं जिनकी संख्या घट रही है। नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन। डॉल्फिन आप जानते हैं गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन अगर हम भारत की बात करें तो। अब देखिए यहां पे है लुप्त जातियां। लुप्त जातियों में कौन कौन है भैया, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख। तो देखिए यहां पर ये एक डक है, डक, और डक का सिर क्या है, पिंक कलर का है, गुलाबी है। तो ये है लुप्त जातियां, ये लुप्त हो गई हैं, अब मिलती नहीं है, देखने को नहीं मिलने वाला। दुनिया का सबसे तेज, कैसा सबसे तेज स्तनधारी प्राणी क्या है, चीता है। दुनिया का सबसे तेज प्राणी क्या है, चीता है, जो कि बिल्ली परिवार का है। अब देखिए यहां पर प्रश्न बहुत प्यारा है, पूछा जाए कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है, ऐसे भी बन सकता है, शेर, चीता, भालू, कुछ भी करके दिया जा सकता है ऑप्शन। अगर दे दिया गया कि चीता ही है तो वो किस परिवार का है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो बिल्ली परिवार का है भैया। ठीक है, इसकी रफ्तार होती है 112 किलोमीटर पर आवर, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज। आगे है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में झूम खेती अथवा स्लैश एंड बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। देखिए इसको समझिए, कहां की बात की जा रही है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। कैसी कृषि, झूम। देखिए झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ध्यान देने वाली बात है। इसी को स्लैश एंड बर्न की खेती भी कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न का मतलब है कर्तन एवं दहन खेती। तो इसके चलते क्या है भैया, वनों की कटाई हो रही है या वनों का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब वन घट रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। उसके बाद है हिमालयन यो, यह चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। हिमालयन यो क्या है, चीड़ की प्रकार का एक वृक्ष है। नोट में देखिए, यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पूछा जाए कि हिमालयन यो किन प्रदेशों में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश। आगे है टक्सोल, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, रसायन निकाला जाता है। किस पेड़ से, टक्सोल के पेड़ से। किस किस चीज से, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। अब देखिए इससे जो प्रश्न आपका बन सकता है, इससे बनने वाली दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। तो अब आपका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस वृक्ष के पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से निकाले जाने वाले रसायन से कैंसर औषधि बनती है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा बिकती है। तो आपका टक्सोल हो जाएगा, ध्यान देना। इनसे प्रश्न आपका, मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए, प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के पूछता है आप पकड़ ले जाएंगे। भाई ये चीजें हो गया टक्सोल से रिलेटेड। क्या भाई, टक्सोल से एक रसायन निकाला जाता है, इसके छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से, उससे क्या बनता है, औषधि बनती है। किसके लिए, कैंसर औषधि बनती है। आगे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ था, 1972। टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बारी पूछा गया है, इसको ध्यान देना। भारत की प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजनाएं, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो इस पुस्तक में दिए हैं। ये मत कहिएगा कि नहीं बाघ संरक्षण परियोजनाएं तो और हैं, लेकिन यहाँ पे कम क्यों दी, अकॉर्डिंग टू दिस पुस्तक आई एम गिविंग हियर। आगे भी जैसे जैसे ये क्लास 10th है, 11th, 12th, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। भूगोल ही नहीं, अन्य सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। बशर्ते क्या है, नोट्स को बनाने में टाइम लगता है, ठीक है।
बेहतरीन नोट्स बन रही है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आती है, टाइम लगता है, लेकिन वीकली एटलीस्ट 1 वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे भारत की प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजनाएं कौन सी हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ये है कहाँ, किस राज्य में है, तो कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन का डेल्टा भी है पश्चिम बंगाल में, आप जानते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। देखिए याद कैसे करेंगे, जैसे कोई चीज है उसको बीच में बांध दिया गया, बीच में, बीच का मतलब इसका वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में है। मानस बाघ रिजर्व असम में है। पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है। परियार करेला कौन खाएगा, मैंने पढ़ाया था। देखिए ये चीजें जो मैं बोल देता हूं बीच बीच में, अचानक ही माइंड में स्टक कर देता हूं और मैं बता देता हूं, और इससे क्या होता है कि आप भूलते नहीं है। जैसे मैंने कह दिया परियार करेला कौन खाएगा, तो पेरियार कहाँ है, केरल में है। सिंपल सा है, आपको माइंड में स्टक कर जाएगा, पकड़ लेगा। अगला पॉइंट है टिहरी। देखिए टिहरी है कहाँ, पहली चीज तो ये जान लीजिएगा उत्तराखंड में। टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन और 9 दाने आंदोलन चलाया था। अब यहां पर 2 प्रश्न आपके बढ़िया बन गए। बीज बचाओ आंदोलन कहां चलाया गया था, उत्तराखंड में। 9 दाने आंदोलन कहां चलाया गया था, उत्तराखंड में। अब पूछ लिया जाए कि इन दोनों आंदोलनों का, या फिर सिंगल करके पूछ ले कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे था, 9 दाने आंदोलन का संबंध किससे था, तो यह आंदोलन रासायनिक उर्वरकों के खिलाफ था। कहने का मतलब था कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना किया जाए, इसलिए ये दोनों आंदोलन चलाए गए थे। अब देखिए यहां पर हमने प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब प्रश्न की सीरीज लाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अगला है जल संसाधन। ठीक, विश्व में कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पूरे विश्व की बात की जाए तो 96.7% जल कैसा है, अलवणीय है, सॉरी लवणीय है, लवणीय है, जो कि कहां है, महासागरों में भरा पड़ा है। 96.5% कहां है, महासागरों में है, जबकि 2.5% जल अलवणीय है। अलवणीय का मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती, ये कह लीजिए कि पीने योग्य जल। ठीक है, अब देखिए यहां पे आगे, विश्व में अलवणीय जल का 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में फैला है। अब देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पर 100% में से कितना, 96.5% क्या है, ठीक है, जो कि पीने योग्य नहीं है। उसमें से आपका बचा 2.5%, इतना हमारा अलवणीय है, जिसमें लवण नहीं है, वो पीने योग्य है। अब इसका जो है 70%, 2.5 का 70% आपका कैसा है भैया, ये आपका अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में क्या है, फैला है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कहा गया है कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड वार हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, वाटर के लिए हो सकता है। वाटर की एक बड़ी समस्या सामने आ जाएगी अगर इसको। अब देखते हैं आगे क्या है भैया। ये आपने देखा कि विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग चादरों और हिमनदों के रूप में फैला है, बर्फ की चादरों। ठीक है, ध्यान देना। जबकि 30% से थोड़ा कम भौम जल के जलवृत के रूप में पाया जाता है, जलवृत के रूप में। ठीक है, आगे भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। नोट में लिखिएगा, ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा जल की कमी महसूस करेगा। अब देखिए भैया, ये एक अनुमान लगाया गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा 2025 तक। वैसे तो आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत सी जगहों पर भारत में पानी की कमी महसूस होने लगी है। ठीक है, होती भी है, सूखा पड़ जाता है। देखिए अब नोट में, 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश इजराइल में जल का कोई अभाव नहीं है। इजराइल में कितनी वर्षा होती है, ओनली 25 सेंटीमीटर, ये वार्षिक औसत है। फिर भी वहां पे क्या है, जल का कोई अभाव नहीं है। जबकि अपने देश में 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, उसके बावजूद भी प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी भाग में सूखा पड़ ही जाता है।
तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, संकट का प्रश्न है, आगे चल के समस्याएं बढ़ सकती हैं। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। प्रश्न आपका बन सकता है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग विद्युत का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त हो सकता है? 22 है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है कि किसके समय में वृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। निम्नलिखित स्थानों पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। सिंचाई तंत्र यहाँ पे अच्छे मिले कहाँ? उड़ीसा के कलिंग में, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोड में, कर्नाटक के बेन्नूर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। अगला पॉइंट है भोपाल झील कृत्रिम 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। देखिए अब यहां पे समझने वाली बात है कि पहली बात तो पूछा जा सकता है कि भोपाल झील किस शताब्दी में बनाई गई थी? तो 11वीं। अब भोपाल झील कैसी झील है? क्या नाम है, कृत्रिम झील है या प्राकृतिक झील है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये कैसी झील है? कृत्रिम झील है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। बहुत अच्छा पॉइंट है, कौन कहते थे और क्या कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के मंदिर। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सरदार सरोवर बांध बना कहां है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? तो गुजरात में है। इसमें 4 राज्य शामिल हैं। ये 4 राज्य इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंपल प्रश्न आपका शामिल हो सकता है, कितने राज्य इसमें हैं, जुड़े हुए हैं? 4। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान की बात हो रही है। जल संग्रहण या एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका प्रचलित था पहले। ठीक है। अब देखिए होता क्या था, राजस्थान आप जानते हैं कि ज्यादातर वहां पर रेगिस्तान है, वर्षा या पानी की बहुत कमी होती, इसलिए ये तरीका अपनाया जाता था। आगे है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप, या फिर सिंपल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा जल है। अब देखिए वर्षा जल मान लीजिए ना दिया जाए भैया, ध्यान देना, इसी को पालर पानी भी कहा गया है। आगे है मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, मेघालय की बात हो रही है। आप जानते हैं कि मेघालय में ही चेरापूंजी है, मेघालय में ही मौसिनराम है, जहां पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बावजूद भी शिलांग में, जो कि मेघालय की राजधानी, वहां पर छत वर्षा जल संग्रहण क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उसी राज्य में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होने के बावजूद भी वहां की राजधानी में क्या है भैया? पानी की कमी। विश्व की सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम और चेरापूंजी में होती है, जो शिलांग से 55 किलोमीटर दूर है। ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया। बहुत प्यारा प्रश्न है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। क्या है? हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण करना एक अनिवार्य कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ। अब देखिए नोट में, इसका पालन न करने वाले व्यक्ति को दोषी मानते हुए उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद ये आपका पार्ट नंबर 4 होगा, अर्थात पार्ट 4 होगा, चैप्टर 4 होगा, जो कि कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।